नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने शो मेरा पॉडकास्ट शो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही खास गेस्ट हैं। अंकुश भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया आपका। अंकुश भाई पिछले 1 साल से यूएई में रह रहे हैं और एक बाइक राइडर की जॉब करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बाइक राइडर का रहेगा कि बाइक राइडर की जो लाइफ है जो यूएई के अंदर कैसी रहती है। अंकुश भाई, थोड़ा हमारे यूएस को बताएं, बेसिकली आप आते कहाँ से हो जी, और कितना समय हो गया है आपको यूएई के अंदर जी। जॉब करते हुए? ये पहले तो मुकेश भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और हमारे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि हम क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, जी। इंडिया के देहरादून उत्तराखंड से। हम्म। बेसिकली मैं टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, हम्म। लेकिन जो मेरी पढ़ाई-लिखाई है वो देहरादून में हुई है। ओके। तो देहरादून से मेरा सफ़र शुरू होता है दुबई का हम्म। और एक बाइक राइडर बनने तक का। हम्म। और उसके बाद आज आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके पॉडकास्ट में बैठे हैं आपके साथ। तो अंकुश जी, एक बात बताएं कि जो बाइक राइड की जो लाइफ रहती है यूएई के अंदर, यूएई बहुत गर्म सिटी माना जाता है, बहुत टेम्परेचर रहता है यहाँ सड़कों का। और बाइक राइडर की जॉब करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत रहती है कि मैंने ये भी सुना है यूएई का लाइसेंस है बहुत डिफिकल्ट तरीके से मिलता है। थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें कि क्या प्रोसेस रहता है एक बाइक राइडर बनने तक का। जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पे गर्मी है, जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है, गर्मी की प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ का जो लाइसेंस है थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको लेना, बट नामुमकिन नहीं है। जैसे अब हम पहाड़ से हैं, तो हमारे लिए तो कुछ चीज़ नामुमकिन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जी। तो थोड़ा-सा मुश्किल है, ये सच है। लेकिन अगर बंदा कुछ चाहे और पूरी जान लगा के कोशिश करे ईमानदारी से, तो उसको हर चीज़ मेरे हिसाब से मिल सकती है। तो जो यहाँ का लाइसेंस है, वो आपको मिलता है, एक लीगल प्रोसेस होता है। ये हमारी अपनी कंट्री की तरह नहीं है कि हम कॉल पे कुछ पैसे दे के या किसी से जान-पहचान से या कहीं से सेटिंग लगा के हम लाइसेंस बनवा लें। जी। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रॉपर प्रोसेस होता है, जिसकी आपको 20 क्लासेस देनी पड़ती है, जी। ठीक है? और उससे पहले आपको एक थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा। ओके। वो थ्योरी टेस्ट से पहले आपको एक बुक मिलेगी, उसे पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद थ्योरी टेस्ट देना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जी। उसके बाद आपका पार्किंग टेस्ट होता है। हम्म। पार्किंग टेस्ट की 6-8 क्लासें होती है। आपको वो पास करने के बाद आपको रोड पे उतारा जाता है। ओके। प्रॉपर आपको रोड के जो रूल्स हैं, रूल्स की लैंग्वेज है, वो आपको समझाई जाती है, आपको बताई जाती है। वो 12 क्लासें देने के बाद आपको एक फाइनल टेस्ट फिर से देना पड़ता है, जी। जो कि थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जो सॉरी, आपको यूएई पुलिस के द्वारा, दुबई पुलिस के द्वारा आप उनकी निगरानी में आपको वो टेस्ट देना पड़ता है। जी। जब आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक, मतलब आप मान लीजिए एक बहुत, आप कोर्स की तरह ले लीजिए इसे। तो ये कितने समय लग जाता है इस यूई का जो बाइक का लाइसेंस लेने में? कितना समय प्रॉपर लग जाता है? अच्छा, तो बाइक की है, तो बाइक में मैंने आपको बताया कि हमारी 20 क्लासेस होती है हम्म। लाइसेंस लेने के लिए। 20 क्लासेस में आप ये मान लीजिए फिर हमको एक फाइनल टेस्ट देना पड़ता है। ओके। तो इसके दरमियान आपको मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। ओके, 1 मंथ में अगर वो जी, 1 मंथ के अंदर वो अपना पूरा लाइसेंस ले लेता है, जी। तो उसके बाद जब आप बाइक का लाइसेंस ले लेते हो, तो कंपनी आपको खुद अप्रोच करती है या आप कंपनी से जाके उनको बताते हैं या कैसे? यहाँ पे बहुत सारी डिलीवरी कंपनियां हैं, करीम है, तलाबात है और भी बहुत सारी कंपनी। तो वहाँ पे वो कैसे जॉब मिलती है अगर एक लाइसेंस लेने के बाद? जी। तो जब हमारे पास हमारा लाइसेंस क्लियर हो जाता है, तो हमारी कंपनी हमें ऑफ़र करती है कि आप किस कंपनी में, डिलीवरी कंपनी में करना चाहते हैं। ओके। आप अगर तलाबात में करना चाहते हैं, तो हम्म। वो अगर कंपनी के पास आपकी तलाबात की फ्रैंचाइज़ी है, तो वो आपको तलाबात में आपको जॉब दिलाएगी। ओके। अगर आप करीम में करना चाहते हैं, डिलीवरी में करना चाहते हैं, नून में करना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी के पास इनकी फ्रैंचाइज़ी है, तो वो आपको वहाँ पे जॉब दिला सकती है। ओके। दूसरा, अब दुबई के अंदर कुछ ऐसी कंपनी है जो सैलरी पे भी आपको जॉब दे रही है। ओके। अदरवाइज़
जो तलाबाद है, जिस ब्रांड में मैं काम करता हूँ, मेरे हिसाब से नंबर 1 ब्रांड है। ओके। दुबई के अंदर, यूएई के अंदर नंबर 1 ब्रांड जो मुझे लगता है, मुझे भी क्या आधे से ज़्यादा लोगों को पता है, नंबर 1 ब्रांड है। तो वो है कमीशन बेस है। ओके। कमीशन बेस सैलरी है, आपकी पर ऑर्डर डिलीवरी का आपको फीस मिलती है, उसका कमीशन मिलता है। तो ये कोई आपकी सैलरी बेस का काम नहीं होता। आप इसमें होता है इसमें जितना एफर्ट्स होते हैं, जितने आप काम कर जी, सको बिल्कुल। उतना आप पैसा अर्न कर सकते हो। जी, और एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक बाइक राइडर जी। 1 मंथ में कितना पैसा अर्न कर सकता है यूएई में? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे मैसेजेस और मेरे को कई सारे लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि एक दुबई में राइडर कितना कमाता है, बाइक राइडर। तो मैं आपको बताऊँ, एवरेज जो सैलरी होती है, अगर आप 10 घंटे जॉब कर हुँ, रहे हैं, 10 घंटे का काम कर रहे हैं, तो उसकी एवरेज सैलरी आप बना सकते हैं 3 साढ़े 3 हज़ार आप दिरहम। दिरहम कमा सकते हैं ईज़िली। बट अब 3,500 दिरहम जब मैं बोलता हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में भी बताता हूँ, अपनी शॉर्ट्स में भी, तो कई लोगों को लगता है कि 3,500 हमारी सेविंग्स है। ओके, नहीं, वो हमारी सेविंग्स नहीं है, 3,500 हम टोटल इनकम कर रहे हैं, ओके, जो हमारे ऐप में शो हो रही है। ओके। अब इसमें हमारा रहने का भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसिव। ठीक है? ओके, खाने का भी होता है, प्लस हमारा पेट्रोल होता है। ओके। तो मैं 10 घंटे की बात कर रहा हूँ, बट अगर बंदा हार्ड वर्क कर रहा है और मेहनत कर सकता है, तो 4,000 भी बना सकता है, 4.5 भी बनाता है, 5 भी बनाता है। हुँ, बट साढ़े अगर 5,000 बना रहा है, तो वो पूरी हमारी सेविंग नहीं है। हमें ये थोड़ी-सी चीज़ क्लियर कर दूँ मैं कि वो 5,000 पूरी सेविंग नहीं है। उसमें रहने का एक्सपेंस है, खाने का एक्सपेंस है, प्लस पेट्रोल का एक्सपेंस है। ओके। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे राइटर मुझे बोलते हैं कि आप वीडियोज़ बनाते हैं, आप हमारी सैलरी बताते हैं उसमें, तो इससे हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, कई सारे हमें चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो हम सैलरी बताते हैं, वो हमारा पूरा सेविंग नहीं मंथली होती। एक इनकम होती है, मंथली उसमें जो जी, आपके खर्चे होते हैं वो नहीं होते हैं। जी, तो एक बात और जैसे आपने एक्सपेंस की बात की, यूएई के अंदर रूम रेंट बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट जी, टास्क बन चुका है और हर किसी को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछूँगा कि यहाँ पे बेसिकली रूम रेंट कितना होता है और आप कैसे रहते हो? एक कोई लोग बेड स्पेस में रहते हैं, पार्टीशन में रहते हैं। आप कितना रूम रेंट यूएई में देते हैं जी, और कैसे रहते हैं आप? जी, तो मैं तो बेड स्पेस में रहता हूँ, हाँ, तो मेरा जो रूम रेंट है, मैं रहता हूँ, ₹400 मेरा बेड स्पेस है। ओके, हाँ, आपने सही कहा, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहना, बट अगर यहाँ पे रहना एक्सपेंसिव है, तो उतना आप अर्न भी कर सकते हैं। ओके, दुबई आपको उतना देता भी है, जितना आपसे ले रहा है वो, उसका मतलब 2, 3, 4 गुना आपको दे रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत कितनी है, ओके। ठीक है? दूसरा, रहने के साथ थोड़ा खाना भी एक्सपेंसिव है, हुँ, बट आप अगर ढूँढ सकते हैं कहीं अच्छा और सस्ता, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना सर्वाइव कर लाइफ़स्टाइल सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप लाइफ़स्टाइल के साथ। एक रूम में कितने लोग रहते हैं यूएई अगर आप जो आपने बोला बेड स्पेस में, तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं आप? जी, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे रूम में 6 लोग रहते हैं हुँ, बेड स्पेस में, हुँ। 6 लोगों का बेड स्पेस है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो बहुत डिफ़िकल्ट रह होता होगा क्योंकि सबकी जो टाइमिंग है वो सेम नहीं होती जी, है। बिल्कुल। कोई किस टाइम पे आ रहा है, कोई किस टाइम कोई रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है और कोई डिलीवरी में काम कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट से हो जाते हैं। जी, बिल्कुल सही बोला तो आपने। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि मैं तालाबाद में काम करता जी, हूँ। जी। तालाबाद एक बाइक राइडर को कैसे सपोर्ट करती है? क्योंकि यूएई में गर्मी बहुत है और इतनी गर्मी में बाइक चलाना और क्या-क्या आपको फेस करना पड़ता है और आपकी कंपनी आपको कैसे सपोर्ट करती तलाबात की अगर मैं बात करूँ, मेरा तलाबात जॉइन करने का यही मकसद था, क्योंकि मैंने सुना भी था है? हुँ, और काफ़ी राइडरों से मैंने एक्सपीरियंस जो लिया था, हुँ, उनका भी कहना यही था कि तलाबात जो है, वो आपको फ्रीडम देती है। ओके, तलाबात से आपको जो सपोर्ट मिलता है, वो मतलब आपको एक मोटिवेशन देता है काम करने का। जो यहाँ की 40 से 45 डिग्री में काम करना, इंसान अंदर से वैसे ही टूट जाता है, बट आपकी कंपनी अगर आपको सपोर्ट दे रही है,
तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाता है बंदे के लिए हुँ। और ज़्यादा अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैंने एक्सपीरियंस भी करा है तलाबात की अगर हमें कोई इश्यू होता है, बाइक से रिलेटेड होता है, बाइक अगर खराब हो जाए हमारी कहीं रास्ते पे या एक्सीडेंट से लेकर कोई सा भी इश्यू होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है फ्रेश चैट का, जो हम तलाबात से कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी से चैट डायरेक्ट करते कंपनी से कि हमारे साथ ये इश्यू है, किसी ऑर्डर पे हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर की लोकेशन से लेके कोई सी ए टू जेड व्हाटएवर जो भी है, तो हम उस चीज़ को कंपनी से करते हैं और वो सेकंडों में हमें रिप्लाई आता है। उस चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाता है। हुँ। तो मतलब ये है कि तलबा एनी टाइम राइडर के लिए 24 हॉर्स रेडी रहता है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। और आपको जब जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं, तो आपको क्या-क्या इस गर्मी में क्या-क्या फेस करना पड़ता है? क्या-क्या आपको मेजर्स दिक्कत रहती हैं, इतनी गर्मी में काम करने में? क्या फेस करते हो आप? हुँ। यहाँ पे जो पहले तो गर्मी है, गर्मी की हाँ, बात आपने कर दी तो आपको पता ही है आप हाँ, दुबई में इतने टाइम से रह रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो गर्मी जो है, हाँ, अब राइडर के लिए गर्मी चलो उसने एक स्टेप पार किया, गर्मी को वो ले सकता है, हाँ। झेल सकता है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे हमारे जो फ़ोन होते हैं, जी, जिसमें हम लोकेशन चला रहे होते हैं, जी, जी। वो हीट अप हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम इतनी सारी प्रॉब्लम्स है फ़ोन के साथ कि मैंने 3 फ़ोन चेंज कर लिए हैं अब तक जब से ओके। मैंने राइडिंग स्टार्ट की है। वो इसीलिए क्योंकि मेरे फ़ोन बहुत हीट अप हो जाते हैं। हुँ, अब हम लोकेशन पे हैं, लोकेशन पे चलते हुए फ़ोन हीट अप हो गया है, बिल्कुल ब्लैंक होने के बाद। अब होता क्या है यहाँ पे अगर हमने एक एग्ज़िट मिस करा, तो मिनिमम अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 किलोमीटर से 6-10 किलोमीटर तक आपको नेक्स्ट एग्ज़िट मिलेगा, अपनी ओह! लोकेशन पे जाने के लिए। तो एक जो गर्मी से हमारे फ़ोन हीट अप होने का जो प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा इश्यू होता है एक राइडर हुँ, के लिए। हुँ, वैसे ही इतनी गर्मी हो रही होती है, उसका फ़ोन हीट अप होना, फिर अगर वो ट्रैफ़िक में है तो ये और ज़्यादा बड़ा मसला बन जाता है उसके लिए। पर मैं बोलता हूँ कि राइडर की जॉब जो दुबई के अंदर है, मैं मानता हूँ अपने राइडर भाइयों को कि वो इस चीज़ को कर पाते हैं और आपने कभी किसी राइडर को मतलब डिमोटिवेट नहीं देखा होगा। हाँ, जिस टाइम पे लोग बाहर देखने से भी डरते हैं, धूप को देख के ही निकलने से डर जाते हैं, वहाँ पे राइडर हँसते-हँसते चल रहा होता है। खुशी-खुशी अपना अपना काम, अपना ऑर्डर डिलीवर करता है। कस्टमर को महसूस नहीं होने देता कि उसने आते हुए कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी फेस है। की है और हँस के वो डिलीवरी जी, देता है। बिल्कुल। एक बात और है, आपने कहा कि बाइक राइडर की जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है और पर लोग करते भी हैं। जी, पर यहाँ पर आपने उत्तराखंड की बात की, मुझे लगता है कि उत्तराखंड से आप पहले ऐसे बाइक राइडर हो, मैंने अभी तक जितना सर्च किया है, ज़्यादातर मुझे बाइक राइडर मैंने सर्च किया है, वो पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं या बांग्लादेश से जी, मिलते हैं। जी, तो जैसे इंडिया में होता है कि पाकिस्तानी ऐसा या वो दूसरी कंट्री का ऐसा है, नेपाल के ऐसे हैं और यहाँ आप ज़्यादातर नेपाल से, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के साथ काम करते हैं। तो कभी उनमें ऐसा नहीं हुआ मुठभेड़ कि यार ये उस कंट्री का है, ये उस कंट्री का है, जी। ये उत्तराखंड से है, इसको नहीं करना। कैसा आपका कॉम्बिनेशन रहता है, पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश, कैसा रहता है? जी, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं तो एज़ अ राइडर यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। जी, तो राइडर में तो ऐसा होता है ना सर कि मैं कहीं का भी है बंदा, ओके, वर्ल्ड में किसी भी जगह से आ रखा है। राइडर कम्युनिटी ऐसी है कि वो आपको ये नहीं देखेगी कि आप किस कंट्री के हो। ओके। जैसे कई बार होता है हमारी बाइक में फ़ोन हीट अप हो जाता है, हाँ, जैसे मैंने आपको हाँ, बताया, हाँ। हमें साइड में लेना पड़ता है, हॉट शोल्डर में गाड़ी लेके आनी पड़ती है। जी, तो हमें अपने फ़ोन को थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, उसे ठंडा करना है। ओके, तो अगर आप 10 मिनट रुक रहे हो साइड में अपना फ़ोन ठीक करने के लिए, तो ये मान के चलो आपको 5 राइडर रुक के पूछेंगे कि आपके साथ क्या मसला है। ओके। वो कभी ये नहीं पूछेगा आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से, आप घाना से हैं, बांग्लादेश, नेपाल। उनको हमें इस चीज़ से कोई उन्हें मतलब नहीं है, नेशनलिटी से कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं है। उसे बस ये पता है कि ये मेरी कम्युनिटी का ये बंदा है हाँ, या बाइक राइडर है, हाँ, मुझे इसकी मदद करनी है। मदद करनी है। अगर कोई मसला है उसके साथ, तो अगर वो ठीक कर सकता हूँ मैं, तो वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए खड़े रहते हैं। हुँ, बाकी राइडर की बात अलग है, ये भी ठीक है, लेकिन कोई से भी कोई भी हो, किसी भी प्रोफ़ेशन का यहाँ पे जो होता है, सबको पता है दुबई के रूल्स कितने बेहतर हैं हुँ, और प्लस स्ट्रिक्ट हैं। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए लोगों को इन चीज़ों से मतलब नहीं होता क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने के लिए आया है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने आया है। दूसरा अपनी मेंटालिटी
जो होती है वो हमें अपने देश में छोड़ के आनी जब चाहिए। एयरपोर्ट से उड़ते हो जी। तो वहीं छोड़ देते हो। जी, बिल्कुल। ये वाली जो मेंटालिटी है भेदभाव वाली, वो हमें वहीं छोड़नी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे हमें हर दू नेशनल के साथ। दूसरे देश में हम उस देश के रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं, उस तरीके से रहना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे तो अभी तक तो आज तक मुझे कभी ये चीज़ें देखने को नहीं मिली कि आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं या पाकिस्तान से हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन चीज़ों में भेदभाव नहीं होता, सब इक्वालिटी से रहते हैं और एक-दूसरे की हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पॉसिबल हो तो कर सकें। जी। अभी मैं यहाँ आने से पहले, पॉडकास्ट आने से पहले कुछ दिन पहले मैं आपकी इंस्टाग्राम को चेक कर रहा था। तो क्रीम की तरफ से आपको एक चैलेंज मिलता है, उसमें आपको अभी हाल ही में आया हुआ आईफ़ोन 17 जी। आप विन करते हो। थोड़ा उसके बारे में धन्यवाद। बताएँ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल है और हर किसी का आईफ़ोन आजकल की डेट पे ड्रीम फ़ोन होता है कि जो भी नया मॉडल आए वो मेरा हो। जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो आपको कैसे मिला, या उसके लिए क्या करना पड़ा कि वो आपको मिला? जी, आपने वो बिल्कुल सही देखा। पहले आपको थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ मैं कि वो तलाबात की तरफ से चैलेंज आया था, ओके। एज़ अ तलाबात राइडर। हाँ, ओके। तो वो तलाबात का एक चैलेंज आया था कि आपको वीडियो शूट करनी है, हुँ, उसमें ऑरेंज प्रो मूव्स हैशटैग डाल के तलाबात को टैग करना है ओके, और वो अपलोड करना है टिकटॉक पे। ओके। तो अपना टैलेंट शो करने के लिए बेसिकली उन्होंने अपने राइडर्स को एक अपॉर्च्युनिटी दी कि कि आप आप अपना टैलेंट शो करें। टैलेंट शो करें और जिसके वीडियोज़ अच्छी होंगी और जो उन्हें पसंद आएगी, वो उन्हें सिलेक्ट करके पर वीक आपको 5 आईफ़ोन मिलेंगे। ओके। तो चैलेंज तो अब हम उत्तराखंड से हैं, हुँ, तो चैलेंज लेना हमें पहले से ही पसंद है, ठीक है? तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा, तो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी गाइडलाइन थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो को शूट करने के बाद अपलोड किया टिकटॉक पे। तो टिकटॉक पे अपलोड करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा प्यार मिला वहाँ से, लाइक, सब्सक्राइब और बहुत सारे शेयर्स सपोर्ट अच्छी मिले, मिली। सपोर्ट अच्छा मिला। तो 1 वीक बाद मेरा उसमें नाम आ गया कि आप आईफ़ोन विनर बन चुके हैं। ओके, टॉप 5 में मैं टॉप में था, तो इसीलिए ये मुझे बहुत सही लगा। ओके। तो मैं ये जो आईफ़ोन आपको मिला है, जी, आपने आपके हर सवाल के पीछे से उत्तराखंड की बात आती है कि आप उत्तराखंड, मुझे लगता है कि आपका उत्तराखंड से बहुत लगाव है। बहुत ज़्यादा। आप बहुत यंग हो, आपने बहुत जल्दी उत्तराखंड को छोड़ा। जी। क्या उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है? या उत्तराखंड में कोई ऐसी दिक्कतें हैं कि उत्तराखंड का युवा आज बाहर की तरफ आ रहा है? कहाँ उत्तराखंड का सिस्टम खराब है, या पढ़ाई में या रोज़गार में? क्या आपको दिक्कत होती है कि उत्तराखंड का युवा बहुत जल्दी उत्तराखंड को छोड़ के बाहर की तरफ जा रहा है? जी, बिल्कुल सही बात करी आपने, सही चीज़ पूछी है कि उत्तराखंड में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम युवाओं को उत्तराखंड से बाहर बाहर आना जाना पड़ रहा है। पड़ता है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे आपको बताइए कि हमारे पास रोज़गार की थोड़ी कमी है वहाँ पे, जी। क्योंकि जितना हमें चाहिए होता है, हमारे टैलेंट के अनुसार, उतना हमें अभी वहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। हुँ, क्योंकि अब हमारे पास एक ही अच्छा जो हमारी राजधानी है, हुँ। उसके अलावा हमारे पास कोई और जगह काम नहीं। का जगह नहीं है। ओके, देहरादून के अलावा हम कहीं पे बहुत अच्छी कुछ कर नहीं सकते, ओके, है ना? दूसरा प्लस उत्तराखंड में रोज़गार की कमी के साथ होने से ज़्यादा उस वहाँ के लोगों को ये थोड़ी-सी अवेयरनेस नहीं है। ओके, जैसे कि कुछ नया ट्राई करने का अवेयरनेस अगर है तो उनके पास गाइड नहीं है, ओके, गाइड करने के लिए। तो मेरा तो यही रहा कि मुझे पहले तो मैंने उत्तराखंड के आर्मी के लिए तैयारी करी, सॉरी इंडियन आर्मी के लिए। ओके। तो उसमें भी मैं 3 बार मेडिकल आउट हो चुका था। हुँ। तो थोड़ा-सा एक ये मेंटली था, आप हरास हो चुके थे। तनाव तनाव में आ चुका था। तो अब उत्तराखंड से दूसरी चीज़ फिर मेरे सामने आई कि अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए। ओके, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बाद भी उसमें भी मुझे मतलब एक अच्छा खासा फेलियर देखने को मिला। प्लस उत्तराखंड में जो हमारे मसले चलते हैं कि पेपर लीक होना और कई सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी मेरे को एक फेलियर देखने को मिला जो कि बहुत अच्छा खासा था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया अपने जीवन में कि अब तो कुछ और अलग करना ही है। हाँ, क्योंकि अब सपने बड़े थे, हुँ, लेकिन छोटे शहर में वो पूरा करना पॉसिबल नहीं था। हुँ,
तो वही चीज़ें लेके मुझे किसी ने गाइड किया, किसी ने मुझे बताया, मेरे कज़न है, मेरे मोहन भाई, उन्होंने मुझे इस चीज़ दुबई के बारे में बताया कि यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपका लाइफ़स्टाइल, आपका विज़न, आपकी मेंटालिटी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, जो वहाँ पे मिसिंग है। हाँ, आप उत्तराखंड में, इंडिया में रह के वो चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे, जो यहाँ पे आके आप कर पाओगे। कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन आने में भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मैं ये बताऊँ आपको कि मैं गवर्नमेंट जॉब या हमारी जो मेंटालिटी होती है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम खराब करना, तो मैं अपने उत्तराखंड के भाइयों से भी यही बोलना चाहूँगा कि अच्छी बात है कि आप उत्तराखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन उस आप इतना टाइम मत दे दीजिए कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए आप पे, वो डबल या ट्रिपल होके आपके ऊपर आए। अगर आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट करने के बाद आपको दूसरे रास्ते की तरफ देखना चाहिए, एटलीस्ट अपना माइंडसेट थोड़ा-सा ब्रॉड करना चाहिए कि अब मुझे कुछ और ही करना चाहिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 30 प्लस भी तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड में इतने पेपर लीक होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं आते, हिम्मत को तो सैल्यूट है उनके। बट एक समय होता है मुकेश भाई, वो समय जब गुजर जाता है, फिर हमें लगता है कि नहीं यार, मैंने इतना समय दे दिया है, मुझे अगर मैं अपना माइंडसेट चेंज करता और किसी और चीज में इतना टाइम देता, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। आपका कहने का मतलब मकसद यही है कि अभी कहीं न कहीं उत्तराखंड में अवेयरनेस की कमी है। जी, उत्तराखंड के युवा के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल, युवा के अंदर हिम्मत की कमी नहीं है। बिल्कुल, बस कमी है उनको एक रोड मैप देने की, रोड मैप। कि वो क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, जी, उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो कहाँ से। भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक युवा हो और युवाओं की पीड़ा को आप अच्छी तरह समझ सकते जी, हो। और मैं एक बात और कहूँगा, यूएई के अंदर आकर जी, आपको क्या चेंज लगा कि विदेश में आकर आप अपने आप को कितना बदल सके? जी। तो मैं तो दुबई के अंदर आके तो मैं तो मुझे लगता है मैं पूरा ही चेंज हो चुका हूँ। हुँ, मतलब इंसान का माइंडसेट जो होता है, वो अपने शहर को छोड़ने के बाद ही चेंज होता है। जी, और मैं तो कहूँगा, हर किसी से ये बोलना चाहूँगा कि आप दुबई, यूएई के अंदर आएँ। हुँ, आप जॉब करने नहीं आ सकते, आप घूमने के लिए आएँ। 10 दिन का, 15 दिन का वीज़ा लेके आप दुबई के अंदर आएँ। इसका पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दुबई के अंदर आपको सबको पता है कि यूएई कितना स्ट्रिक्ट है। हाँ, रूल्स को लेके, अपने रूल्स रेगुलेशन को लेके कितना ज़्यादा ठीक स्ट्रिक्ट है। है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले, जैसे मैं बाइक राइडर हूँ। हुँ, मैं इंडिया में, मतलब मेरे गाड़ी में, बाइक में कभी भी मिरर नहीं हुआ हुआ करता था। हुँ, हेलमेट भी मैं अगर लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ तो लगाया। तो मैं यहाँ इसलिए अप्रोच कर रहा हूँ आने के लिए कि आपको यहाँ आने के बाद आपके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होगा। हुँ, आपको पता चलेगा कि हमें रोड पे चलना है, तो वो कैसे चलना है? क्या वेयर करना क्या है, जी, कैसे रूल को फ़ॉलो करना है। जी, ट्रैफिक में आपको रुकना है तो रुकना है। आप ओके, किसी को ओवरटेक करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है? दूसरा, आपके पेशेंस बिल्ड होता है। मैं कभी नहीं रुका, मतलब कभी क्या, अभी बता रहा हूँ, उत्तराखंड पुलिस से माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मैंने कई बार ब्रेक करे हैं रूल्स, बट यहाँ पे हिम्मत नहीं होती। वहाँ हिम्मत पे उत्तराखंड की बात करें, बेसिकली मैं भी उत्तराखंड से हूँ। जी, वहाँ पे ये लगता है कि एक पैशन बन गया है। अगर आप जी, बाइक के ऊपर बैठे तो आपको ये सोचते हो कि मेरे से बड़ा बाइक राइडर कोई है नहीं। बस हेलमेट क्योंकि नहीं होना अगर आप चाहिए। यंग रहते हो, बिल्कुल, युवा रहते हो और फ्लेक्स करते हो, बाइक को इधर जी, करा जी, और बिल्कुल, लोग आपको देखते तो आप लोगों को ये लगता है कि वाओ यार ये बहुत क्रेज़ी बाइक चला रहा है। बिल्कुल, बट उनको ये नहीं लगता है कि मेरे पीछे मेरे फैमिली का क्या हाल होगा। बिल्कुल, अगर मैं आज मुझे नुकसान पहुँचा तो 6 से 7 आदमी पीछे हरास होते हैं। जी, तो आपने अच्छा इस ये मेरे क्वेश्चन को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे युवास इस शो में आते हैं और हम अपने युवाओं को हमारे उत्तराखंड की जो यंग पीढ़ी है, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगा कि एज़ ए उत्तराखंडी, जी, उत्तराखंड के लड़कों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों मैं उत्तराखंड में भी रहा हूँ, जी, बेसिकली मैं भी उत्तराखंड से हूँ।
तो जब भी मैं छुट्टी जाता हूँ, वेकेशन जाता हूँ अपने उत्तराखंड, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव ये रहता है कि मैं अपने गाँव में रहूँ। जी, एकदम धरातल में जाऊँ, वहाँ के लोगों की पीड़ा, वहाँ के लोगों की सोच को समझूँ। जी, कहीं न कहीं मिस करता हूँ मैं उन चीज़ों को। तो हमारे युवाओं की 2 चीज़ सबसे प्रायोरिटी बात है, ये आप भली-भाँति जानते हैं। एक आर्मी जी। और एक होटल। टोटल बिल्कुल सही कहा। और उनका यही है कि पहले हमने आर्मी के लिए तैयारी करनी है। अगर इन फ्यूचर वहाँ से वो मिस हो जाता है, हुँ, तो दूसरा दबदबा हमारा होटल इंडस्ट्री में है। बिल्कुल। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने होटल इंडस्ट्री को छोड़ के किसी एक बाइक राइडर, वो भी उत्तराखंडी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और बहुत मज़ा भी आया आपके साथ। बहुत कुछ सीखने को मिला, नई चीज़ें भी मुझे ग्रैब करने को मिली। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप उत्तराखंड के यंग पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे एज़ अ बाइक राइडर यहाँ आना चाहता है? उसे क्या माइंड तैयारी करके आना चाहिए, जी, और क्या वो यहाँ से अचीव कर सकता है? जी। तो आपने सही बोला जैसे हमारे उत्तराखंड में ये एक कल्चर की तरह है कि आपको या तो फिर गवर्नमेंट जॉब में लगना है, हुँ, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, हुँ, या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो एक पूरा आपको पता ही है कि आपने फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास होटल मैनेजमेंट है या होटल ही है। हाँ, मैं नहीं कहता बुरा है, मैंने भी कुछ टाइम होटल में काम किया है और मैंने गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करी है, तो मैं दोनों चीज़ों को हुँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि अच्छी फील्ड है, हुँ, करना चाहिए, हुँ, हर किसी को ट्राई करना चाहिए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस वही करें, हुँ। है ना? हमें और चीज़ों में और भी फ़ील्ड जाना भी चाहिए, और ट्राई करनी फील्ड में चाहिए। ट्राई करना चाहिए, और जगह जाना चाहिए और हो सकता है कि आप इन दोनों चीज़ों को छोड़ने के बाद आपके लिए कोई और दरवाज़ा खुल जाए। इंतज़ार कर रहा हो खुलने के लिए, बट आप उस त वहाँ जाके खटखटा ही नहीं रहे हैं, या है ना? आप तो होटल लाइन का दरवाज़ा ही खटखटा रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। आप ले कम से कम ट्राई करें, आप हुँ, दूसरी फील्ड में सीखने की कोशिश करें, तो शायद क्या पता वो आपके लिए और बेहतर हो। क्योंकि हमारा बहुत बहुत बड़ा तबका गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। हुँ, जो चीज़ों की फ़ायदा कुछ करप्ट लोग उठा लेते हैं। ये थोड़ा टॉपिक अलग हो गया, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप एक ही तरफ जा रहे हैं। हुँ, इन्होंने यही करना है। हुँ, इसीलिए अपने माइंड को थोड़ा माइंडसेट चेंज करें, अब्रॉड आएँ, सीखें, उसके बाद वो चीज़ें अपना देश में, अपने उत्तराखंड में, अपने शहर में अप्लाई करें। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सीखें, जितना सीख सकते हैं, उसके हुँ। बाद अपने देश का, अपने स्टेट का, अपनी देवभूमि का नाम रोशन करें। जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ कि मैं कहीं न कहीं अगर मैं 1% भी सहयोग दे पाया उत्तराखंड के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जी, प्रदेश में, जैसे आज का दिन दीपावली का दिन है और हम इस दिन इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे जी, हैं। इस बात को हम बहुत मिस करते हैं जी, कि हम अपने घरवालों से दूर रहते हैं। जी, आप जब प्रदेश में रहते हो, काम करते हो, तो इस समय को कैसे एन्जॉय करते हो, या कैसे समझते हो कि घर से दूर रहना और इस काम को करना कितना डिफ़िकल्ट रहता है आपके लिए? जी, मुकेश भाई, पहले तो मैं अपने ऑडियंस को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किया कि आज के दिन हम प्रदेश में हैं और अब हमारा आने का मोटिव क्या है? हमारा आने का मोटिव हमारी फैमिली है कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। हमारे माँ-बाप अब एक रिटायरमेंट लेवल पे जाएँ, जो वहाँ अपनी लाइफ़ अच्छे से एन्जॉय कर पाएँ। क्योंकि आज तक उन्होंने हमारे लिए किया है, अब हमारा फर्ज़ बनता है कि हम उनके लिए करें, चाहे कितनी कठिनाइयाँ हों। तो विदेश में तो अब हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि दिवाली है, होली है, कुछ है। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, लेकिन काम से हट के कुछ समय अपने सपनों को देना, अपने लोगों के बारे में सोचना, ये भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा कि हमें अब घर हमने छोड़ दिया है, परदेसी लाइफ़ एक बहुत अलग लाइफ़ होती है। वो मैंने यहाँ आके जो एक्सपीरियंस करा है, आप जैसे लोगों को मिलने के बाद, मैं मोटिवेट होता हूँ कि अगर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतने टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। कहीं न कहीं हम कोशिश कर सकते हैं कि हम भी कुछ सीख सकें, ऐसा कुछ कर सकें जो हमारी फैमिली के, हमारे शहर के काम आ सके, हमारे थ्रू। तो बस यही एक विज़न है कि उत्तराखंड में कुछ ना कुछ हम सहयोग
दे पाएँ, इतना कैपेबल बनने का है। और जाते-जाते बस मैं अपनी ऑडियंस को यही कहूँगा, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार करते हैं। आपके जो कमेंट्स और जो लाइक्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, नए-नए चेहरों को आपके सामने लेके आने के लिए, और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप ज़रूर मुझे कमेंट करें और आप अगला पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन तक पहुँचने के और उस चेहरे को आपके साथ सामने लेके आने की। और जाते-जाते सिर्फ यही कहूँगा, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।